Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we are going to analyze the important news articles of 24th October 2023. So please note that you can download the PDF version of this newspaper analysis in the link given in the comment section. And before I even discuss the topics, बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे हैं सर आप समरी स्लाइड्स नहीं देते हैं। तो देखिए मैं अभी घर से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इंस्टीट्यूट अभी बंद है, अभी क्लासेस एंड ऑल कुछ हो नहीं रही हैं, तो मैं समरी अभी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ, वो लिख के मुझे करनी पड़ेगी। सो गिव मी सम टाइम एंड आई विल बी एबल टू प्रोवाइड ऑल द समरीज ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच वी हैव डिस्कस्ड सो फार। उनकी मैं समरी सेपरेटली आपको दे दूंगा। एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अभी तक हम लोग जितने भी टॉपिक्स कर रहे हैं इनको पर्सनली आई डू नॉट फील कि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नो डाउट यार इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने बाकी टॉपिक्स रहते हैं, बिकॉज अभी करंट इवेंट्स बहुत कम हो रहे हैं नेशनल लेवल पर। तो एज अ रिजल्ट कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, तो मैं इन सब की छोटी सी समरी प्रोवाइड कर दूंगा सेपरेटली एज सुन एज आई एम एबल टू रीच टू इंस्टीट्यूट। चलिए आज के टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज द टॉपिक ऑफ इंडेंचर्ड लेबरर्स। इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया टॉपिक है और ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस जिसमें इंडियन डायस्पोरा ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड है। साथ ही साथ जीएस पेपर 1 वर्ल्ड हिस्ट्री इससे भी रिलेटेड। अब देखिएगा ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री टॉपिक है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये सिलेबस में एपीएससी के सिलेबस में नहीं है। दिस वर्ल्ड हिस्ट्री इज प्रेजेंट ओनली इन द यूपीएससी सिलेबस, एपीएससी में नहीं है। तो एपीएससी में इसको जीएस पेपर 1 में शायद ये टॉपिक नहीं आएगा, लेकिन यूपीएससी में जीएस पेपर 1 में इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है और आगे भी आने की पूरी उम्मीद है। चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या है, इंडेंचर्ड लेबरर्स के बारे में समझते हैं। सो इंडेंचर्ड लेबरर्स, इनके बारे में समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा आज से 400-500 ईयर्स पहले की बात पर, जब स्लेव ट्रेड हुआ करता था। आपने सुना होगा स्लेव ट्रेड के बारे में। अफ्रीका से स्लेव्स को खरीदते थे यूरोपियंस और इनको स्लेव्स को ले जा करके ये जो यूरोपियंस के फार्म्स हुआ करते थे जहां पर वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कराते थे एग्रीकल्चर से, जैसे कॉटन की फार्म हो गए, सिमिलरली शुगर केन के हो गए, इस पर ले जा करके ये अपने स्लेव से काम कराया करते थे। नॉर्थ अमेरिका में था, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका में था। यहाँ पर यूरोपियंस इन अफ्रीका के स्लेव्स को ले जा करके यहाँ पर काम कराते थे अपनी एग्रीकल्चरल फील्ड में, और जो भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता था, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, टोबैको हो गया, ये सबको भेजा जाता था यूरोप में, और यूरोप में इनसे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को वापस अफ्रीका में और पूरी दुनिया भर में बेचा जाता था। ये स्लेव ट्रेड का मेन पूरा बेसिस था कि स्लेव्स अफ्रीका से लो, उनको ले जाओ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में, वहां पर उनसे फील्ड पर काम कराओ, और बाकी जगह पर अगर माइंस है तो माइंस में काम कराओ, और जो रॉ मटेरियल है उससे फैक्ट्री से प्रोड्यूस करके दुनिया भर में बेचो। लेकिन जैसे जैसे नए आइडियाज आए, इक्वालिटी के आइडियाज आए, ये स्लेव ट्रेड जो एक रिग्रेसिव एक्ट था उसको डिस्करेज करा जाने लगा, और धीरे धीरे ये दुनिया भर से स्लेव ट्रेड अबॉलिश होने लगा, बैन होने लगा। ब्रिटेन ने भी स्लेवरी को बैन कर दिया था, पहले अपनी कंट्री में करा, फिर उसने अपनी सारी कॉलोनीज में भी कर दिया था 1833 में। 1833 में स्लेवरी अबॉलिशन एक्ट आता है, ब्रिटेन की सरकार लेके आती है, और 1834 से उसने अपनी सारी कॉलोनीज इंक्लूडिंग इंडिया में अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी कर दिया था। अब प्रॉब्लम ये हुई कि स्लेवरी का तो अबॉलिशन कर दिया गया, लेकिन जो ब्रिटिश लोगों के या जो बाकी जो यूरोपियन पावर्स थे, उनके जो बिजनेसमैन थे, उनके जो एग्रीकल्चरल फील्ड थी नॉर्थ अमेरिका में या कैरिबियन आइलैंड्स में या साउथ अमेरिका में, जो उनके शुगर केन के प्लांटेशन थे या फिर जो उनके टोबैको के थे, कॉटन के थे, या अपने आसाम में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो टी प्लांटेशंस थे, वहां पर काम करने के लिए लोग कहां से आए, ये एक प्रॉब्लम थी। अब अफ्रीका से तो स्लेव आने बंद हो गए थे, तो बाकी जगह पर काम करने के लिए कहां से लाए लोग? उसका सॉल्यूशन था इंडेंचर्ड लेबरर्स। इसमें यह करा गया कि इंडिया, चाइना और बाकी ऐसी कंट्रीज से लेबरर्स को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर के आया जाता था इन जगहों पर, कैरिबियन आइलैंड्स पर या फिर जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां पर या ईस्ट अफ्रीका, उन पर लेके जाया जाता था।
कॉन्ट्रैक्ट में इनको लेके जाया जाता था लंबे टाइम में, 5 साल 10 साल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनता था, जिसमें ऐसे लेबरर्स को बोला जाता था कि आपको 10 साल तक कंटिन्यूअसली काम करना है इस नई जगह पर। लेकिन ये जो सिस्टम, ये स्लेवरी का नहीं था, बट फिर भी ये एक बॉन्डेड लेबर जैसा था। बॉन्डेड लेबर इसलिए क्योंकि उनको कंटिन्यूअसली एक लंबे टाइम पर काम करना पड़ता था। कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम होता था जिसमें उनको बोला जाता था कि अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दोगे तो आपको शायद उस कंट्री में रहने की जगह मिल जाए, एक सैलरी भी मिलेगी, अच्छी सैलरी प्रॉमिस करी जाती थी, और ये पूरा का पूरा इंडेंचर्ड लेबरर्स का सिस्टम होता था। अब ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, बट ये रियलिटी में अच्छा नहीं था। इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि उनको चीप लेबर के जैसा एक्सप्लॉइट करा जाता था। देखिए, आपको पता ही है, ये बात है 1834 ऑनवर्ड्स की। उस टाइम पर भारत में बहुत गरीबी थी। भारत के जो भी लोग थे, उनका जो एग्रीकल्चर था उसको ब्रिटिश ने खराब कर दिया हो था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा किस तरीके से ब्रिटिश ने इंडिया का एग्रीकल्चर खराब करा, इंडिया की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको खराब करा, आर्टिजन्स को खराब करा, सबको खराब करा, और इंडिया में खूब वाइड स्प्रेड पॉवर्टी और गरीबी लेकर के आ गए। अब ऐसी गरीबी में जो इंडिया में रहने वाले लोग थे उनके पास में काम करने को था नहीं। अब इन्हीं लोगों को इंडेंचर्ड बना, लेबरर बना करके सस्ते चीप लेबर के जैसा ब्रिटिश लेकर के गए अपनी ही कॉलोनीज में, जो कि वेस्ट इंडीज में थी। यहाँ पर ट्रिनिडाड नाम की एक कंट्री है जहां पर बहुत सारे ऐसे इंडेंचर्ड लेबरर्स गए। ईस्ट अफ्रीका में मॉरिशस में गए, साउथ ईस्ट एशिया एंड ओशनिया में फिजी में गए। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज में इंडिया से निकले हुए लेबरर पहुंचे जो वहां पर प्लांटेशन में काम करते थे, शुगर की प्लांटेशन, टी की प्लांटेशन, टोबैको, कॉटन, एज वेल एज रेल कंस्ट्रक्शन में काम करा करते थे। ये सब उनको चीप लेबर के जैसे करा जाता था। अच्छा, अगर ये लोग भाग ना पाए, कि ऐसा नहीं हो कि लोग वापस इंडिया आ जाए जब उनका एक्सप्लॉयटेशन हो, तो उनके साथ बड़ी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज भी यूज करी जाती थी। उनके एक जो उनकी वेज होती थी, सैलरी थी, उसका एक पार्ट जो ब्रिटिश के कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो रख लिया करते थे, और इसलिए बोलते थे कि जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड पूरा कर लोगे 10 साल का, तो हम आपको आपकी पूरी सैलरी वापस कर देंगे जिससे आप भाग ना पाओ। ये तो एक तरह के बंधुआ मजदूर जैसी बात हो गई कि आपने बॉन्डेड लेबर है उसको अपने पास रख लिया, उसको कभी वापस ही नहीं जाने दोगे उसकी कंट्री में, और इसीलिए ये एक बड़ा ही एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था। अच्छा, ये जो गरीब भारतवासी हुआ करते थे, जनरली यूपी बिहार से निकले हुए, तमिलनाडु से निकले हुए लोग, ये सब अलग अलग जगह जाते थे। इनको तो पता भी नहीं होता था ये इंडेंचर्ड लेबरर के कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होता है, पढ़े लिखे होते नहीं थे। इनको तो लगता था जिस भी जगह जाएंगे वहां पर बस दिन रात इनको काम करना है, खूब मेहनत करनी है। तो ये लोग खुद को बोला करते थे गिरमिटिये। गिरमिटिये वर्ड का हिंदी में मतलब है कि बस जितना हो सके उतना काम करो, काम कर करके पूरा जान निकल जाएगी, लेकिन काम करिए। तो ये खुद को बोला करते थे गिरमिटिये। इंडेंचर्ड लेबरर सिस्टम का इन्होंने हिंदी में अपना बना दिया गिरमिटिये। और ये गिरमिटिये इंडिया से निकले, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से निकल के चाइना से भी बहुत अलग अलग जगह पर दुनिया भर में फैल गए, और ये गिरमिटिये आज भी इस जगह पर इंडिया की डायस्पोरा के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो इंडिया की डायस्पोरा होती है, आज बहुत सारी कंट्रीज में एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है। जैसे अगर ट्रिनिडाड की मैं बात करूं, वेस्ट इंडीज में है, 35% वहां पर इंडियंस हैं। वही डायस्पोरा, वही गिरमिटिये जो ब्रिटिश लेके गए। सिमिलरली फिजी में 38% ये इंडियंस होते हैं। और इन्होंने क्या करा, ये इंडियन ओरिजिन लोगों ने इंडिया का जो कल्चर होता है वो ऐसी कंट्रीज में भी खूब पॉपुलराइज करा। अब जैसे एक इंडिया के कल्चर की, यूपी बिहार की बात करें तो रामलीला, जिसमें रामायण के सीन्स दिखाए जाते हैं, भगवान राम की लाइफ के इवेंट्स दिखाए जाते हैं, फोक ड्रामा होता है, वो अभी भी ट्रिनिडाड में प्रेजेंट है। और ये जो आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में, ये इसी पर ही आया है कि किस तरीके से आज भी ट्रिनिडाड में वो जो इंडेंचर्ड लेबरर्स थे, गिरमिटिये थे, उन्होंने आज भी रामलीला के कल्चर को जिंदा रखा है। 100 साल से ज्यादा हो गए, आज भी वहां पर रामलीला दिखाई जा रही है। सिमिलरली वहां के लोग अभी भी रामचरितमानस जो होता है उसका रिसाइट करते हैं उसको अभी भी। सिमिलरली बहुत सारे और भी जो इंडिया से रिलेटेड कल्चरल इवेंट्स हैं, जैसे मुहर्रम का पोजीशन, वो ट्रिनिडाड में अब होसे के नाम से होता है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें दिखाया जा रहा है किस तरीके से मुहर्रम का पोजीशन होता है, और इसको होसे के नाम से बोला जाता है ट्रिनिडाड में।
तो ये जो मुहर्रम का जो रेगुलर प्रोसेशन अगर आप यूपी बिहार में देखें तो उसमें हाय हुसैन बोला जाता है, उसी को चेंज करके होजे के नाम से हो चुका है। और वहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही पार्टिसिपेट करते हैं, बट फ्रॉम ऑल द रिलीजन्स सब लोग वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोसेशन में। तो ये देख रहे हैं कि किस तरह से इंडिया का कल्चर बाकी जगह भी पहुंचा। सिमिलरली इंडिया के कल्चर से जो भोजपुरी म्यूजिक होता है उसी को ट्रांसफॉर्म कर दिया उन गिरमिटियों ने और उसको बनाया चटनी म्यूजिक। चटनी म्यूजिक ये बड़ा ही फेमस है। एक सॉन्ग आया करता था आज से 30-40 इयर्स पहले। मैंने अपने भी जब ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड आई आल्सो हर्ड दिस चटनी म्यूजिक, और ये बड़ा फेमस होता था। और दबंग मूवी में सलमान खान ने भी इस चटनी म्यूजिक को यूज करा था। तो ये चटनी म्यूजिक एक्चुअली इन गिरमिटियों की ही इंडियन कल्चर में कंट्रीब्यूशन है, जिसमें उन्होंने अपने भोजपुरी म्यूजिक को फ्यूजन कर डाला कैरिबियन म्यूजिक के साथ में, और एक नया म्यूजिक बन के आया जिसको बोला गया चटनी म्यूजिक। अगर आपके पास टाइम हो यूट्यूब पर जाइएगा और सुनिएगा, बड़ा अच्छा होता है, ये बड़ी कैची इसकी बीट्स होती हैं, सुनने में आपको भी लगेगा। आप ये सर्च करिएगा कैसे बनी एंड यू विल कम ऑन दिस चटनी म्यूजिक। इट हैज गॉट वेरी कैची बीट्स। दबंग मूवी में सलमान खान ने भी यूज करा था। तो ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से आज भी उन लोगों ने इंडिया के कल्चर को इतना हमेशा ही उन्होंने रखा अपनी कंट्रीज में भी। अब देखिए ये सब इतना पूरा कराने के पीछे ऑब्जेक्टिव था कि यूपीएससी में इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आ चुका है। और क्वेश्चन में यूपीएससी ने 2018 में मेंस में पूछा था कि इंडिया से ब्रिटिश इंडेंचर्ड लेबरर्स को क्यों लेकर के गए थे दूसरी कॉलोनीज में, और क्या उन लोगों ने जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व रखा। तो इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो कि भाई ये जो कैसे इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम का क्या ओरिजिन हुआ, या आप बता सकते हो कैसे हो गया था स्लेवरी, और उसके बाद में आप ऐसे करके बता देना। फिर उसके बाद क्यों ब्रिटिश ले करके गए, तो देखिए कुछ कुछ मेन रीजंस है ब्रिटिश क्यों लेके गए इंडेंचर्ड लेबरर्स को। सबसे बड़ी बात 1834 ऑनवर्ड इंडस्ट्रियल डिमांड, और जो डिमांड थी ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की वो दुनिया भर में बढ़ ही रही थी। यूरोप में डेवलपमेंट होता जा रहा था, अर्बनाइजेशन हो रहा था, एज अ रिजल्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड थी। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए चाहिए रॉ मटेरियल आते थे एग्रीकल्चरल फील्ड से, जो कि लोकेटेड हुआ करती थी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में, और उसमें काम करने के लिए चाहिए होते थे लेबरर, और वो लेबरर आए इंडेंचर्ड लेबरर्स के फॉर्म में इंडिया, चाइना और ऐसी जगहों से। दूसरी बात, स्लेवरी का एंड कर दिया गया था लीगल। एज अ रिजल्ट स्लेव्स नहीं थे तो कहीं से तो काम करने वाले लोग चाहिए, और वो बने इंडेंचर्ड लेबरर्स। तीसरी बात, अफ्रीका के जो वर्कर्स की रिलक्टेंस थी। एक बार जब स्लेवरी एंड हो गई तो जो अफ्रीका के वर्कर्स थे वो जाना नहीं चाहते थे ऐसी नई जगहों पर, बिकॉज थोड़ा उनके मन में भी ये बात थी कि पहले उनको एज अ स्लेव्स लेके गए थे, और दूसरी बात कि वो अपना जो एग्रीकल्चर, जो उनका नॉर्मल एग्रीकल्चर था, वो उसी को ही कंटिन्यू करना चाहते थे। बट इसके कंपैरिजन में इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में बहुत सारा चीप लेबर उस टाइम पर हुआ करता था। उसके पीछे कुछ रीजंस थे। इंडिया में जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी उन सबको पूरी तरीके से ब्रिटिश ने खराब कर दिया था। जो फॉरेस्ट लैंड थी उसको ब्रिटिश ऑक्यूपाई कर लेते थे, बहुत सारे ट्राइबल्स को डिस्प्लेस कर दिया, एग्रीकल्चर को खराब कर दिया। एज अ रिजल्ट इंडिया में यूपी, बिहार, सेंट्रल इंडिया, तमिलनाडु, इन सब जगहों पर वाइड स्प्रेड पावर्टी थी, और इतनी पावर्टी में लोगों के पास में कुछ और करने को था नहीं, तो जहां उनको अपॉर्चुनिटी मिली वहीं जा रहे थे। एज अ रिजल्ट चीप लेबर इंडिया जैसी जगहों पर अवेलेबल था। दूसरी बात, हंगर और फेमीन इंडिया में बहुत कॉमन हो गए थे। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी रही नहीं, एज अ रिजल्ट भूखमरी हो रही थी, खाने को था नहीं। तो ऐसे में लोग भी चाहते थे किसी भी नई जगह जो अपॉर्चुनिटी मिले वहां काम करें। ब्रिटिश के जो एजेंट होते थे वो बहुत झूठ झूठ बातें भी बोलते थे, फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया करते थे, बताते ही नहीं थे कैसे जाना होता था, किस टाइप का काम रहेगा, कैसी लिविंग और वर्किंग कंडीशन होगी, वो लोग वापस आ भी पाएंगे या नहीं आएंगे, कुछ बताया ही नहीं जाता था। ऐसे में लोग इतने गरीब थे, कुछ काम था नहीं, तो चलो जहां जो मिल रहा है वहीं करने लग जाते थे। तो एजेंट्स की भी रोल होता था। मोर ओवर कई बार तो एजेंट ये तक नहीं बताते थे कि कितनी लंबी सी की वॉयज करनी पड़ेगी, बहुत सारे दिन लग जाते थे। जब नई जगह पहुंचते थे तब इंडेंचर्ड लेबरर्स को पता चलता था कि किस टाइप का सिस्टम है। एक नए तरीके की स्लेवरी में उनको रख दिया गया था, जिसमें वो लोग इतने लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट में काम करते थे कि उनके पास में एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो उनके पास वापस जाने का कोई मोटिवेशन नहीं रहता था, और जब तक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था तो वापस जाने के पैसे नहीं रहते थे। एज अ रिजल्ट
वो लोग उस जगह पर बॉन्डेड लेबरर्स जैसे हो गए थे जो कि काम कर रहे थे। मोर ओवर एक और बात थी, ये जो काम थे एग्रीकल्चरल फील्ड में, इसमें इंडियन लेबरर्स जो थे उनकी सूटेबिलिटी भी थी। उनको जनरली ब्रिटिश समझते थे कि क्वाइट है, डोसाइल है, इंडस्ट्रियस, मेहनती होते हैं और बात मान जाते हैं, और प्लांटेशन में काम करने का एक्सपीरियंस भी है। इस वजह से इंडिया के लेबरर्स को यूज करा जा रहा था। अब क्वेश्चन के दो पार्ट है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट है कि क्या ऐसे इंडेंचर्ड लेबरर्स ने इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करा। तो हमें दोनों बातें बोलनी पड़ेंगी, कैसे उन्होंने प्रिजर्व करा और कैसे उन्होंने प्रिजर्व नहीं करा। पहली बात, कैसे उन्होंने प्रिजर्व करा, तो उन्होंने इंडियन कल्चर को नई जगह पर ले गए। रामलीला, रामचरितमानस, ये सब पॉपुलराइज हुई। मुहर्रम के प्रोसेशंस जो थे उनको होजे के नाम से बोला गया। ये मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, इट्स प्रोसेशन। देन चटनी म्यूजिक की आप बात कर सकते हैं, इंडियन नेम्स एंड फेस्टिवल्स को पॉपुलराइज करना, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। ये सब चीजें शो करती है कैसे इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स ने इंडिया के कल्चर को दूसरी जगह पर जिंदा रखा, उसको पॉपुलराइज करा। अब वो बात कि कैसे उन्होंने प्रिजर्व नहीं करा, तो उन्होंने ऐसे नहीं करा कि जो ओरिजिनल कल्चर था उसमें बहुत सारे चेंजेस होने लग गए। जैसा ओरिजिनल था वैसी चीजें नहीं रही, बहुत चेंजेस हो गए। डोमिनेंट लोकल कल्चर के साथ में मिक्स हो गए, कई बार तो खुद की आइडेंटिटी तक नहीं रही, और एक कंपोजिट कल्चर हो गया जिसमें इंडिया का कल्चर डोमिनेंट कल्चर के साथ में मिक्स हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन में जब भी कंक्लूजन दे, जब वो पूछा जाए कि उन्होंने अपना ओरिजिनल रखा या नहीं रखा, तो हमेशा बैलेंस देना चाहिए। और बैलेंस यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि उन्होंने अपने कल्चर को लिमिटेड एक्सटेंट तक प्रिजर्व रखा, लेकिन जो एक कंपोजिट कल्चर बनाया वो आज इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए बहुत यूजफुल है। आपने अपने आईआर के क्लासेस में पढ़ा होगा सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर के बारे में। तो ये सब चीजें आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, और ऐसा एक डिप्लोमेटिकली बैलेंस सा कंक्लूजन आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा एक जो मेन टॉपिक है। अब इसके बाद हमारे जितने भी टॉपिक है वो कोई बहुत बड़े बड़े नहीं, सिंपल सिंपल टॉपिक्स है। अगला टॉपिक है फॉरेक्स स्वैप मैच्योरिटी को लेकर के, कि फॉरेक्स स्वैप क्या है, ये सत्यजीत सर ने डिटेल में 10 मार्च 2022 के न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करा है। सेकेंड टॉपिक था, आज से 1 साल पुरानी बात हो गई है, लेकिन ये न्यूज ही ऐसी है कि लास्ट ईयर आरबीआई ने फॉरेक्स स्वैप अनाउंस करा था, जो अब मैच्योर हो गए हैं। तो लास्ट ईयर जो अनाउंस करा था वो सत्यजीत सर ने 10 मार्च को कवर करा है। आप एक बार इसको जाकर के देख लीजिए, और देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैच्योरिटी वाली क्या बात है, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। सो मैं इस टॉपिक को रिपीट नहीं कर रहा हूं, प्लीज आप 10 मार्च 2022 का न्यूज़पेपर एनालिसिस का सेकेंड टॉपिक देख लीजिएगा। थर्ड बात करते हैं डेविल्स कॉमेट, इस वाले टॉपिक के बारे में। अगेन प्रीलिम्स का ही टॉपिक है ये, और जरा समझ लेते हैं कि कॉमेट क्या चीज होती है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए जरा आपको पता ही होगा कि हमारी अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है। सन के अराउंड 8 प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं अपने ऑर्बिट्स पे, ये हमारा सोलर सिस्टम है। बट हमारे सोलर सिस्टम में ये सिर्फ ये 8 प्लैनेट्स नहीं है, हमारा सोलर सिस्टम और भी चीजें हैं। इसमें जैसे एक एस्टेरॉइड्स होते हैं। एस्टेरॉइड बहुत सारे रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में जनरली मिलते हैं, ये भी हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। सिमिलरली नेपच्यून के बाहर ये पूरी की पूरी रॉकी ऑब्जेक्ट्स की एक बेल्ट है जिसको काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ये जो बेल्ट है इसमें भी रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये नेपच्यून के बाहर है, ये काइपर बेल्ट होती है। और भी चीजें हमारे सोलर सिस्टम में है, जैसे कि इसको भी ऑब्जर्व करिएगा। सबसे पहले कॉमेट एक टाइप के रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि कई बार जबकि सन से दूर होते हैं तो गैशियस भी हो सकते हैं। सन के पास आने पर गैशियस हो सकते हैं, सन से दूर होने पर वही गैसेस फ्रीज करके आइस बन जाती हैं, और ये भी सन के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हैं जैसे बाकी हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो कर रहे हैं। एस्टेरॉइड्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। एस्टेरॉइड्स के बारे में मैंने बताया, मार्स और जुपिटर के बीच में रॉकी ऑब्जेक्ट्स की एक बेल्ट है, इसको एस्टेरॉइड बेल्ट्स बोला जाता है। अच्छा, ये बहुत छोटे भी होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे एस्टेरॉइड इस पूरी बेल्ट में मार्स और जुपिटर के बीच में कंटिन्यूअसली सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसे में इन एस्टेरॉइड्स में आपस में टक्कर हो जाना, आपस में लड़ जाना बहुत कॉमन होता है। ऑफन दीज एस्टेरॉइड्स कोलाइड विद ईच अदर, और जब ये लड़ जाते हैं, a part of these asteroids can get deflected into various directions and some of the part can even come towards the earth। होता यह है कि जब आपस में ये लड़ते हैं तो कई बार इनका कोई एक पार्ट
अर्थ की तरफ भी मूव करते हुए आ जाता है इसी एस्टेरॉइड का, और वो पार्ट जो कि ये अर्थ की तरफ आ जाता है इसको बोला जाता है मीटियोरॉइड। तो बेसिकली एक ये रॉकी ऑब्जेक्ट होता है जो किसी एस्टेरॉइड का पार्ट पड़ा होता है, और ये जब अर्थ की तरफ आने लग जाता है तो उसको मीटियोरॉइड बोलते हैं। इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इजिली इनकी स्पीड जो हो सकती है ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड तक की स्पीड है। दैट इज अ वेरी हाई स्पीड। और इतनी हाई स्पीड पर जब कोई ऑब्जेक्ट एंटर करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो इतना ज्यादा उसमें फ्रिक्शन लगता है, रेजिस्टेंस लगता है कि वो सिंपली जलने लग जाती है, बर्न करने लग जाती है। एंड एज अ रिजल्ट ये एक जलती हुई ऑब्जेक्ट विच इज विजिबल फॉर जस्ट फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड के लिए विजिबल होते हैं, वैसे ये दिखते हैं, इनको मीटियोर बोला जाता है। तो समझिएगा मीटियोरॉइड का मतलब है जब तक वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर है, एक बार जब वो एंटर कर गया और जलने लगा तो मीटियोर बोला गया। इसी को ही शूटिंग स्टार भी बोल दिया जाता है। अच्छा, कई बार क्या होता है, कई बार एक कुछ मीटियोर बड़े बड़े हो जाते हैं, और बड़े बड़े मीटियोर जब निकलते हैं तो वो एक पूरी की पूरी एक लंबी सी एक लाइन जैसा दिखाते हैं, लाइट की एक स्ट्रीक ऑफ लाइट दिखती है, उसको फायरबॉल बोल दिया जाता है वो मीटियोर, इट इज जस्ट द थोड़े बड़े साइज के हैं, तो एक लंबी सी लाइट की लाइन जैसी दिखी, उसको फायरबॉल बोला जाता है। और मोस्ट ऑफ दीज मीटियोर्स होते हैं या मीटियोरॉइड है, ये अर्थ के सरफेस तक तो पहुंच भी नहीं पाते हैं क्योंकि उसके पहले ही ये बर्न होके खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर इसका कोई पार्ट अर्थ के सरफेस तक पहुंच गया तो उसको मीटियोराइट बोला जाता है। सो मीटियोराइट है जब वो एक्चुअली अर्थ के सरफेस पे आके स्ट्राइक कर जाता है, इसको मीटियोराइट बोला जाता है। इवन दो ये सब, ये मीटियोरॉइड, फायरबॉल, मीटियोराइड, ये मेन टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, बट जब मैंने कॉमेट वाली बात करी तो इन सबको भी कवर कर ही दिया। अब जरा कॉमेट वाली बात पर थोड़ा और आ जाते हैं, और ये कॉमेट्स के बारे में कुछ और भी चीजें जरा हम लोग देख लेते हैं। सो कॉमेट्स जो होते हैं ये आइसी फ्रोजन गैसेस होती हैं, बेसिकली गैसेस हैं जो सन से बहुत दूर है कि वो फ्रीज होकर के सॉलिड बन गई है, वाटर, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो सकती है। बीच में उनके साथ में रॉकी या मेटालिक ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, रॉक्स भी हो सकते हैं, मिनरल्स भी हो सकते हैं, सब कुछ कंबाइन होकर के एक कुछ ऐसा मिक्सचर होता है कॉमेट। और इनका जो पाथ होता है बहुत इलिप्टिकल होता है, ये सन के एक बार पास में आते हैं फिर बहुत दूर में जा रहे होते हैं, ऐसा इनका पाथ होता है। कुछ होते हैं जो कि काइपर बेल्ट में ओरिजिनेट होने वाले कॉमेट है, इनको शॉर्ट पीरियड कॉमेट बोला जाता है। काइपर बेल्ट मैंने बताया कि ये जो देखिए ये जो होती है काइपर बेल्ट होती है नेपच्यून के पीछे। और कुछ कॉमेट होते हैं जो काइपर बेल्ट से भी पीछे से आते हैं, उसको बोला जाता है ऊट क्लाउड। ऊट क्लाउड होता है, ये काइपर बेल्ट के भी पीछे है। देखिए मेरे इस डायग्राम में ऊट क्लाउड नहीं बना है, लेकिन काइपर बेल्ट ये है नेपच्यून के पीछे, इसके भी पीछे है ऊट क्लाउड। ये 3D में देखिए कुछ ऐसी होती है ऊट क्लाउड। ये हमारा सन है छोटा सा, ये इसके अराउंड के हमारे प्लैनेट्स है, और ये देखिए इसके अराउंड का सारा एरिया, इसको ऊट क्लाउड बोलते हैं। और इस ऊट क्लाउड से भी कुछ कॉमेट निकलते हैं, इनको लॉन्गर पीरियड कॉमेट्स बोला जाता है। अच्छा, इन कॉमेट्स की खास बात ये होती है कि जब तक ये सन से दूर है तब तक तो बहुत ठंडे हैं, ऊट क्लाउड में है, काइपर बेल्ट में है, तो ये तो बहुत ठंडे हो रहे होते हैं। अच्छा, जब ये सन के पास में आते हैं तो इनके सन की हीटिंग की वजह से ये जो इनकी गैसेस हैं, वाटर, अमोनिया, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो भी गैस है वो सारी गैसेस अनफ्रीज कर जाती हैं, सॉलिड से गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में आ जाती है। एंड एज अ रिजल्ट सन की जो सोलर विंड है उसकी वजह से इसकी एक टेल जैसी दिखने लगती है। ऑब्जर्व करिए इसको, इस डायग्राम में ये छोटी सी चीज को यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि आपको दिखेगा कि ये देखिए ये एक चीज है, इसके पीछे ये टेल जैसी निकली हुई है। ये टेल होने की वजह से इसको हिंदी में बोलते हैं पुच्छल तारा। पूछ इसकी निकली है इसीलिए इसको हिंदी में पुच्छल तारा बोला जाता है, क्योंकि ये जो कॉमेट होते हैं इनकी ऐसी टेल जैसी यहाँ पर दिख रही होती है। ये देखिए ये टेल ऐसी निकली है, और ये टेल क्यों है? ये टेल इसलिए है क्योंकि जब ये सन के पास में आते हैं तो सन की हीटिंग की वजह से इनकी जो गैसेस है ये मेल्ट करने लग जाती हैं, लिक्विड हो जाती हैं, और सन से निकलने वाली सोलर विंड इसको सन से दूर करती है। एज अ रिजल्ट इसमें ये ऐसी एक टेल जैसी दिखने लग जाती है। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है इस टाइप के किसी भी कॉमेट का, दैट इज हेलीज कॉमेट। एवरी 76 ईयर ये सन के अराउंड ये हमें दिखता है अर्थ से, ये जो होता है
हेलीज कॉमेट एवरी 76 ईयर्स अपने को ये दिख रहा होता है, सन के अराउंड ये अपने को दिखता है। सो ये तो बात हो गई कॉमेट्स की। अच्छा, इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रखा है, मुझे लगता है इस वाले क्वेश्चन को आप डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को। चलिए अब आ जाते हैं फोर्थ टॉपिक पर, और ये टॉपिक हो रहा है हमारा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को लेकर के ये टॉपिक है। नाउ जरा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में समझ लेते हैं। सो सबसे पहली बात, ये इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में ये नेशनल वाटरवेज इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जरा इसको समझ लेते हैं। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि जिस तरह से हमारे हाईवेज होते हैं जिसमें रोड के थ्रू लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में रिवर्स के थ्रू या कोस्टल एरिया में ट्रांसपोर्टेशन होता है कनाल्स के थ्रू, इसको बोला जाता है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। नाम से क्लियर है कि भाई लैंड एरिया में वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होना। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑन रिवर्स जो है वो आ जाता है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में। अब जिस तरह से नेशनल हाईवेज बनते हैं जिसमें बड़ी बड़ी रोड्स को नेशनल हाईवे बोला जाता है, वैसे ही कुछ कुछ हमारे यहाँ पर नेशनल वाटरवेज भी डिक्लेयर्ड है। 11,111 नेशनल वाटरवेज है, इनमें से 13 ऑपरेशनल है, और ये जो होते हैं ये सब कार्गो या पैसेंजर वेसल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करे जाते हैं। देखिए ऐसे इस तरह से इनके ट्रांसपोर्टेशन में ये यूज करा जाता है। जिस तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी है वो नेशनल हाईवेज को रेगुलेट करती है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी जो है वो नेशनल वाटरवेज को रेगुलेट करती है। तो ये तो बता दिया नेशनल वाटरवेज क्या है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्या है ये बता दिया, और कैसे सिमिलैरिटी है इसकी विद द हाईवेज, क्या सिमिलैरिटी है ये बता दिया। अब जरा एक चीज समझ लेते हैं कि भाई क्यों हमें बनाने भी पड़ते हैं नेशनल वाटरवेज, जब ऑलरेडी हाईवे है तो ये वाटरवेज के बारे में क्यों सोचा जाए। तो उसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है, वाटरवेज जो होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट जो है ये सस्ता होता है कंपेयर टू द हाईवे। एक बिल्कुल सीधी सी बात है, रिवर्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करना इज चीप, और हिस्टोरिकली पहले की अगर बात करें तो रिवर्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होता था कंपेयर टू रोड्स। वो तो आज के टाइम पर रोड्स ज्यादा हो गई है, लेकिन हिस्टोरिकली रिवर्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा पॉपुलर चीज हुआ करती थी क्योंकि सस्ता होता था। अच्छा, रिवर्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन में एक और अच्छी चीज होती है, मेंटेनेंस नहीं लगती है। भाई रोड आपको बनानी पड़ती है, मेंटेन करना पड़ता है, रिवर के साथ है ही नहीं। रिवर में जब अपना शिप डाला, स्टीमर डाला, आराम से चल रहा है। जो बड़े बड़े गुड्स होते हैं, बल्कि गुड्स, उसको भी इजीली ट्रांसपोर्ट करा जा सकता है, कुछ उसमें भी ज्यादा नहीं प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये तो इसके एडवांटेजेस होते हैं। एक और एडवांटेजेस है, नेचुरल कैलामिटीज के टाइम पर भी इजीली इसको यूज करा जा सकता है। जब बहुत ज्यादा फ्लड होती है, रेन होती है, तो रोड ट्रांसपोर्ट रुक जाता है, बट रिवर ट्रांसपोर्ट के साथ ऐसा कुछ नहीं है, आराम से इसको यूज करा जा सकता है। स्पेशली रिलीफ ऑपरेशन में रिवर ट्रांसपोर्ट इजीली यूज होता है। फॉरेन ट्रेड भी इसका हो सकता है। भाई वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही इंडिया का मोस्टली फॉरेन ट्रेड होता है, और बहुत सारी हमारी ऐसी भी रिवर्स है जो कि ट्रांस इंटरनेशनल रिवर्स होती हैं। सो वहाँ वो भी, उसके थ्रू भी हम लोग इजीली फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं वाटरवेज के थ्रू। और साथ ही साथ ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, बिकॉज इसमें लेस फ्यूल लगता है, ये सस्ता होता है, कम फ्यूल लगता है, इसीलिए एनवायरमेंट को भी ये कम डैमेज करता है, कम एयर पोल्यूशन इसमें होता है। ये तो बात हो गई एडवांटेजेस की। अब बात डिसएडवांटेजेस की। जब इतने फायदे हैं तो नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान ये स्पीड इसकी कम होती है। रिवर ट्रांसपोर्ट की कम स्पीड होने की वजह से ही इसका कम अडॉप्शन होता है। अच्छा, एक और बात होती है, जब ड्राई सीजन होता है, आपको पता ही होगा इंडिया में 3 महीने मानसून रहता है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, पूरे इंडिया में फ्लड आ रही होती है। लेकिन जब ड्राई सीजन होता है तो रिवर्स में पानी इतना कम हो जाता है कि प्रॉपरली ये ट्रांसपोर्टेशन हो भी नहीं पाता है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इसकी रिस्की भी होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि बोट्स या शिप्स के पलटने का, सिंक होने का, उल्टा होने का बड़ा चांस भी होता है। सो इस वजह से ये रिस्की भी थोड़ा सा ये माना जाता है। लेकिन फिर भी सरकार जो है हाईवेज पर जो प्रेशर होता है उसको खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को प्रमोट कर रही है। अब जैसे आसाम में प्रमोशन करने के लिए इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आई है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव करी थी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, रैपिड डेवलपमेंट इंडियन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, और प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के लिए ये करी थी। इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर 4 जो पोर्ट होते हैं, हल्दिया, कोलकाता, पांडू पोर्ट इन गुवाहाटी,
और करीमगंज पोर्ट बराक, ये इसके थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड को एनकरेज करा जा रहा है कि भाई ये बिकॉज ये सब जो पोर्ट्स होते हैं इंटरनेशनल रिवर से जुड़े हुए हैं, तो इनके थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड को एनकरेज करा जा रहा है। इन 4 पोर्ट्स के थ्रू बांग्लादेश के साथ ट्रेड हो पाए। देन नेशनल वाटरवेज, जो वाटरवेज नेशनल वाटरवे नंबर 2, इसका डेवलपमेंट करा जा रहा है ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर की ट्रिब्यूटरीज पर। इसको डेवलपमेंट इसका भी करा जा रहा है, तो ये भी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए करा जा रहा है। एक चीज़ और समझिएगा कि पोर्ट ऑफ कॉल जो होते हैं, इन चारों को डेवलप करा जा रहा है, हल्दिया, कोलकाता, पांडु और करीमगंज को। ये पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब होता है कि जहां पर एक कोई इमीडिएट इंटरमीडिएट स्टॉप बनाया जाए, एक टेम्परेरी पर्पस का स्टॉप बनाया जाए, जिससे कि कोई शिप जिसको आगे जाना है वो अपना फ्यूल ले पाए या सप्लाईज ले पाए, जो भी उसमें काम करने वाले लोग हैं उनको जो सप्लाईज चाहिए, जो भी उनको खाने पीने के लिए चाहिए वो हो पाए या फ्यूल ले पाए। ऐसे पोर्ट्स को बोला जाता है पोर्ट ऑफ कॉल। दैट मीन्स जरूरत पड़ने पर ही वहां पर रोका जाता है फ्यूल के लिए या सप्लाईज के लिए, उसको पोर्ट ऑफ कॉल बोला जाता है। ऐसे जो पोर्ट ऑफ कॉल होते हैं, ये बने होने से शिप्स ज्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाते हैं बिना रुके। तो ऐसे ही पोर्ट ऑफ कॉल डेवलप करे गए हैं हल्दिया, कोलकाता, पांडु और करीमगंज, जिससे कि इंटरनेशनली ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो पाए। और अगर कोई भी शिप जा रहा है उसको कुछ छोटे से काम के लिए या मान लीजिए फ्यूल के लिए रोकना पड़े, तो ऐसे बस पोर्ट ऑफ कॉल में अपना फ्यूल ले, बाकी आगे वो ट्रैवल करता रहे। तो ये सरकार ने डेवलप करा है। अब देखिए इसके बेसिस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर एक दिया गया है। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिएगा, बट इसको अटेम्प्ट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और चाहिए होगी प्रीलिम्स पर्पस में, वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी हुई है और इसके बेसिस पर आप इसको अटेम्प्ट करिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अगेन एक प्रीलिम्स लेवल टॉपिक्स पर, अन्न सेवा सप्ताह। सो देखिए अन्न सेवा सप्ताह ये असम गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें उन्होंने क्या करा है, 10 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक, 10 से 16 एवरी मंथ आसाम गवर्नमेंट अन्न सेवा सप्ताह ये करेगी। अन्न सेवा वीक ये आसाम गवर्नमेंट की स्कीम है, जो कि हर महीने 10 से 16 तक होगा। एवरी मंथ 10 से 16 तक बोला जाएगा अन्न सेवा सप्ताह है। नवंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए इसको क्या करा जाएगा अन्न सेवा सप्ताह में, जो भी लोग होते हैं जिनको कम दाम पर मिलता है, जो फूड होता है, फूड ग्रेन्स होते हैं कम दाम पे जो मिलते हैं, दैट मीन्स प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जो बेनिफिशियरीज हैं, जैसे अंत्योदय अन्न योजना वाले, जिसमें पर फैमिली पर मंथ पर फैमिली 35 किलोग्राम राइस मिलता है, या जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड है जिनको 5 किलोग्राम राइस मिलता है पर मंथ पर बेनिफिशियरी, इनको बोला जाएगा कि आप अन्न सेवा सप्ताह 10 से 16 हर महीने आ करके जो भी आपको बेनिफिट मिलने हैं, 35 केजी राइस मिलना है क्योंकि आप अंत्योदय अन्न योजना में हैं, या फिर आप प्रायोरिटी हाउस होल्ड में जिसके लिए आपको 5 किलोग्राम राइस मिलना है पर मंथ पर बेनिफिशियरी, आप आकर के अपना ये राइस कलेक्ट कर लो फ्रॉम द फेयर प्राइस शॉप्स। सो बेसिकली ये सिंपल सी बात है। सरकार का रूल ये है कि सरकार हर महीने कुछ कुछ फैमिलीज को जो कि गरीब होती हैं उनको फ्री में राइस प्रोवाइड करती है, या तो अंत्योदय अन्न योजना में करती है जिसमें बोला जाता है 35 किलोग्राम राइस मिलेगा, या फिर प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को हो रहा है जो कि 5 किलोग्राम राइस मिलता है पर मंथ पर बेनिफिशियरी। और ये स्कीम्स होती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसमें मिल रहा होता है। अब अभी तक का था कि जब भी जाते थे लोग अपना ये राइस कलेक्ट करने, तो कई बार फेयर प्राइस शॉप वाला उसको मिलता था, कई बार सब शॉप बंद रहती थी, कई बार कुछ और प्रॉब्लम है, कई बार बोलता था कि अभी नहीं आया है मेरे पास राइस, कई बार बोलते थे कुछ, कई बार कुछ, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स रहती थी। कई बार जानबूझ के वो लोग बंद कर देते थे, देते ही नहीं थे, बेनिफिशियरीज को मिलता नहीं था हर बार। उसको रिजॉल्व करने के लिए अन्न सेवा सप्ताह में सरकार ने ये बोला है कि 10 से लेकर 16 तक गारंटी के साथ में हर हाउस होल्ड को जो बेनिफिशियरी है उसको मिलेगा ही मिलेगा फेयर प्राइस शॉप्स में। तो फेयर प्राइस शॉप्स को बताना है अपने यहाँ के सब लोगों को कि भाई देखो अन्न सेवा सप्ताह है, आप इस 1 वीक में आके अपना ले लो राइस, जो भी आपको मिलना है आप आके ले लो। हर दिन इनको शॉप अपनी ओपन करनी ही पड़ेगी। इंश्योर करना है कि जितने भी बेनिफिशियरीज हैं उनको मिल जाए उनको उनका राइस, और राइस मिलने पर उनकी जो रिसीट होती है कि हाँ उनको राइस मिल गया,
ये भी बेनिफिशियरीज को मिल जाए। तो बेसिकली जो हमारे देश में जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जिसको बोला जाता है, उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए अन्न सेवा सप्ताह है। अब लास्ट न्यूज पर आ जाते हैं। ये न्यूज मैंने इनिशियली लिखी नहीं थी क्योंकि ये सबके लिए है ही नहीं। दिस न्यूज इज ओनली फॉर सच मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन इंटरव्यू, यू आर होपफुल ऑफ अपीयरिंग इन इंटरव्यू। मुझसे अक्सर इंटरव्यू प्रिपरेशन में लोग पूछते रहते हैं कि सर मैं इस इंजीनियरिंग का हूँ, मुझे क्या करना है, मैं इसका हूँ, उसका क्या करना है। तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, जो इंटरव्यू के लिए होपफुल है, उनके लिए ये न्यूज़ है। और इसमें मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ, मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ। ये है कि जो आजकल के टाइम पर कार्स में जो ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस लगे होते हैं, AMT, IMT, CVT, DCT, सुना होगा। अगर आप कार्स में, ऑटोमोबाइल में इंटरेस्टेड है तो ऑटोमेटिक कार्स के लिए नाम अक्सर आते हैं। इसके बारे में जरा पढ़ लीजिएगा कि वेरियस टाइप के गियर बॉक्सेस कैसे हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उनके डिसएडवांटेजेस हैं। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ये, आज आप इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट में पढ़ लीजिएगा। अगर आप इंटरव्यू के लिए होपफुल है, आपको लगता है कि इंटरव्यू में आपका, इस बार आने वाला इंटरव्यू में आपका चांस है, तो आप पढ़ लीजिएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ द यस्टरडेज क्वेश्चन। ये यस्टरडेज क्वेश्चन का आंसर है। इसको एक बार यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है कि क्या क्या इसका आंसर है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन टूडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। थैंक यू एवरीवन।